हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में आपका पूरा स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहाँ से भी मोस्ट ऑन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो 25 क्वेश्चन टोटल 75 नंबर का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान, आपका जीएस यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। ये पीडीएफ हमारा आपको आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं दोस्तों, आप हो सके इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट निकलवाने से दोस्तों एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। पूरी तरह से कलर में आपका पीडीएफ बनाया गया है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और सारी चीजें कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। 100 रुपीज इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? करेक्ट आंसर होगा जापान की टीम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, आयोजन की बात की जाए तो इस खेल का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया। आयोजन की तिथि थी 3 से 10 दिसंबर 2024। विजेता इसमें जापान रहा। उप विजेता की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया रहा और भारत का स्थान दोस्तों इस खेल में छठवां रहा। हर फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर करके चलने हैं अगर आप यहाँ से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 11वां अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो ये बांग्लादेश की टीम ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। आयोजन की बात की जाए तो इस खेल का आयोजन 29 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 को किया गया। मेजबान देश इसमें संयुक्त अरब अमीरात रहा। विजेता इसमें बांग्लादेश रहा और विजेता भारत रहा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो ये भारत ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। आयोजन स्थल तो इस खेल का आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया। चैंपियंस इसमें भारत रहा, ये इसका 5वां खिताब है। उपविजेता इसमें पाकिस्तान रहा और तीसरा स्थान इसमें जापान का रहा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हर फॉर्मेट, हर टेंट से दोस्तों क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 133वें डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। संस्करण 133वां रहा। विजेता इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब रहा। उप विजेता की बात की जाए तो मोहन बागान सुपर जायंट रहा, यानी कि MBSG। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब है, क्लियर हो गया है। और दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ए टीम ने जीता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर होगा 18वां स्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक पदक तालिका में शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहला स्थान इसमें चीन का रहा, जिन्होंने टोटल 220 पदक हासिल किए, जिसमें 94 गोल्ड थे, 76 सिल्वर था और 50 इनका ब्रांज मेडल था। सेकंड यानी दूसरा स्थान ब्रिटेन का रहा। टोटल पदक इन्होंने 124 जीते, जिसमें 49 गोल्ड था, 44 सिल्वर था और 31 ब्रांज मेडल था। तीसरा स्थान इसमें यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा। टोटल पदक इन्होंने 105 जीते, जिसमें 36 गोल्ड रहा, 42 सिल्वर रहा और दोस्तों 27 इनका ब्रांज मेडल रहा। भारत की बात की जाए तो इस खेल में इसका स्थान 18वां रहा। टोटल पदक इन्होंने 29 जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रांज मेडल रहा। अच्छे से आप लोग क्लियर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो अवनी लेखरा है। नेक्स्ट,
किस राज्य ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये महाराष्ट्र ने जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश ने SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, क्वेश्चन है, अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। संस्करण की बात की जाए तो ये 6वां संस्करण रहा। आयोजन स्थल इसमें दोस्तों ललितपुर नेपाल रहा। चैंपियंस इसमें बांग्लादेश रहा और रनर अप दोस्तों इसमें नेपाल रहा। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब दूसरी बार जीता है। भारत ने पिछली बार T20 विश्व कप 2007 में खिताब जीता था। संस्करण की बात की जाए तो 9वां रहा। मेजबान इसमें वेस्ट इंडीज व संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। विजेता इसमें भारत रहा। इसका दूसरा खिताब है। जिस टीम के कप्तान इस समय दोस्तों वो रोहित शर्मा थे। उपविजेता की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका रहा और इस टीम के कप्तान दोस्तों एडम मार्करम रहे। मैन ऑफ द मैच इसमें विराट कोहली को मिला। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को घोषित किया। और पहली बार दोस्तों जिस देश की टीमों ने इनमें हिस्सा लिया वो थी USA की टीम, कनाडा की टीम और युगांडा की टीम। हर फैक्ट आप क्लियर करके चलेंगे ताकि किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो एक कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता यानी कि KKR ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। IPL 2024 के फाइनल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि SRS को 8 विकेट से मात दी। नेक्स्ट, KKR ने तीसरी बार IPL ट्रॉफी जीती। साल 2012-2014 में KKR ने खिताब जीता था। IPL 2024 विजेता राशि जो दी गई दोस्तों 20 करोड़ रुपए जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स को मिले। IPL 2024 की विजेता राशि 12.5 करोड़ रुपए थी जो कि सनराइजर्स हैदराबाद को मिले। ऑरेंज कैप का किताब दोस्तों विराट कोहली को मिला और पर्पल कैप का किताब दोस्तों इसमें हर्षल पटेल को दिया गया। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता यानी कि RCB ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। आयोजन स्थल नई दिल्ली रहा। विजेता इसमें दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रही जिस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। उपविजेता इसमें दिल्ली कैपिटल्स रहा जिस टीम के कप्तान मेग लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग दोस्तों यहाँ पे करंट के एक मोस्ट वन टॉपिक्स के मोस्ट वन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जनिक सिनर ने जीता है जो कि इटली से आते हैं। और इसी के साथ देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आरियाना सबालेंका ने जीता जो कि बेलारूस से आती हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने। इसी के साथ देखिएगा फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने यानी कि USA ने। थोड़ी देर पहले दोस्तों आप लोग पेरिस पैरालंपिक टॉपिक को कंप्लीट किए थे। यहाँ पे आपका पेरिस ओलंपिक है। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों इसमें पहला स्थान है। टोटल पदक इन्होंने 126 जीते जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रांज मेडल था। दूसरा स्थान इसमें चीन का है। टोटल पदक 91 जिसमें 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रांज। तीसरा स्थान इसमें जापान का है। टोटल पदक 45 जिसमें 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रांज। भारत का स्थान इसमें 71वां रहा। टोटल पदक 6 थे जिसमें गोल्ड नहीं था दोस्तों, केवल 1 सिल्वर था और 5 दोस्तों ब्रांज मेडल थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये 6 मेडल दोस्तों जिन खिलाड़ियों को मिले हैं वो भी आप लोग कंप्लीट रखेंगे। क्वेश्चन कंटिन्यू यहाँ से भी आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, भारत के 6 पदक विजेताओं की सूची पेरिस ओलंपिक 2024। पहला पॉइंट, मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रांज मेडल जीता। नेक्स्ट, मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजीत सिंह जो कि अंबाला हरियाणा से आते हैं के साथ मिलकर भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलाया यानी कि मनु भाकर को इसमें टोटल 2 पदक मिले थे। तीसरा देखिएगा, तीसरा ब्रांज मेडल स्वप्निल कोसाले जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से आते हैं ने भारत को शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक दिलाया। और चौथा, पुरुष हॉकी टीम ने ब्रांज मेडल जीता। पांचवा, जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जो कि पानीपत हरियाणा से आते हैं ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और छठा है रेसलर अमन सहरावत जो कि झज्जर हरियाणा से आते हैं ने मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। अच्छे से आप लोग क्लियर करके चलेंगे। थोड़े से क्वेश्चन और है करंट के, पुनः हम लोग दोस्तों स्टैटिक जीके की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है, 27 साल बाद 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा,
अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली मुंबई ने लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शेष भारत को हराकर ईरानी कप 2024-25 का खिताब जीता है। शेष भारत टीम के कप्तान ऋतुराज गावकवाड़ थे और प्लेयर ऑफ द मैच इसमें सरफराज खान को मिला, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, विजेता इसमें मुंबई क्रिकेट टीम रही, इसका 42वां खिताब है। उपविजेता इसमें विदर्भ रहा, पहला संस्करण इसका दोस्तों 1934 में खेला गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? तो पुणेरी पलटन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, संस्करण 10वां था, विजेता इसमें पुणेरी पलटन था और उप विजेता दोस्तों हरियाणा स्टीलर्स था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, आयोजन इसका दक्षिण अफ्रीका में किया गया, विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रही, उपविजेता भारत रहा, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के टॉपिक्स की ओर। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से ली गई, राज्य के निदेशक तत्व कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि विधि का शासन, एकल नागरिकता आपका सुपर रहता ही है, बार बार पूछाता है, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली व द्विसदनीय व्यवस्था। ये प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार आपका सुपर है, बार बार पूछाता है, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन तथा सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखी जाए तो संघात्मक व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति व अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। यही वजह है दोस्तों हम ऑप्शन डालकर नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें आपकी एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती। आगे बढ़िएगा, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट, जर्मनी के संविधान से देखेंगे तो केवल एक प्रावधान क्या है, आपातकालीन उपबंध, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों हमारा सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना में दोस्तों न्याय का जो आदर्श रखा गया है, ये सारी प्रावधान सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के जो आदर्श रखे गए हैं, ये प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 368, और लास्ट है दोस्तों जापान के संविधान से तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, ये प्रावधान जापान के संविधान से ली गई। यहाँ पे दोस्तों ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के लिए टॉपिक्स की ओर। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? मूल अधिकार से यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से। आपका सबसे सुपर टॉपिक, आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों मिनिमम यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा,
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अच्छे से हर फैक्ट आप कंप्लीट करके चलेंगे, आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग उन 6 मूल अधिकारों को आर्टिकल के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसको दोस्तों हम लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आता है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अब एक दोस्तों प्रावधान वो आर्टिकल आप लोग क्रम से कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले कानून के समक्ष समानता, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 14 में आता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद का निषेध दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में किया गया है। अस्पृश्यता का अंत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों का अंत दोस्तों ये अनुच्छेद 18 में है, ध्यान रखेंगे। दूसरा अधिकार आता है दोस्तों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अब हर आर्टिकल आप लोग कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान तो दोस्तों ये अनुच्छेद 19A में है। नेक्स्ट, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्व सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19B में है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19C में है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19D में है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19E में है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19F में है। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार दोस्तों, इसका प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। और बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 22 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अधिकार आपका आता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल के साथ आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। बात की जाए मानव के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक, इसका प्रावधान अनुच्छेद 23 में किया गया है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों, अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में नौकरी पर रखने पर दोस्तों निषेध, इसका प्रावधान अनुच्छेद 24 में किया गया है। चौथा का अधिकार है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अब हर प्रावधान आर्टिकल के साथ कंप्लीट कीजिए। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर अदायगी में छूट, इसका प्रावधान अनुच्छेद 27 में है। शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 28 में है, ध्यान रखिएगा। पांचवा मूल अधिकार आपका आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। पहला देखिए इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दोस्तों, इसका प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसका प्रावधान अनुच्छेद 30 में है, ध्यान रखिएगा। लास्ट यानी छठा मूल अधिकार आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप पूरी तरह से कलेक्ट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। पॉइंट देखिएगा, पहला संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। यह अधिकार सभी नागरिकों को छोड़ देता है कि वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है तथा अवहेलना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत निम्नलिखित रिट जारी कर सकती है। उन्हें न्यायिक अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया।
तथा इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत वर्णित किया गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों हेतु निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, ध्यान रखेंगे। आप चलिए दोस्तों इन पांचों न्यायिक अभिलेख को भी आप लोग कंप्लीट कीजिए। यहाँ से कंसेप्चुअल भी आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा पॉइंट हमारा, ये 5 न्यायिक अभिलेख इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह कार्यपालिका व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार है जो अवैध निषेध के विरुद्ध व्यक्ति को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी करता है। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर यह निर्णय लेता है कि निषेध उचित है अथवा अनुचित। दूसरा न्यायिक अभिलेख है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं या उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता। इस रिट के माध्यम से उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। तीसरा न्यायिक अभिलेख है दोस्तों उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ और अधिक जानकारी प्राप्त करना है। यह आदेश कानूनी क्षेत्राधिकार से संबंधित त्रुटियों अथवा अधीनस्थ न्यायालय से कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। चौथा आपका न्यायिक अभिलेख है दोस्तों अधिकार परीक्षा। पॉइंट देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका वह वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है, तो न्यायालय इस रिट के द्वारा पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। इस प्रश्न का समुचित उत्तर देने तक वह कार्य नहीं कर सकता। लास्ट प्रतिषेध। पॉइंट देखिएगा, यह तब जारी किया जाता जब कोई न्यायिक अधिकरण अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है। इसमें प्राधिकरण न्यायालय की कार्यवाही तत्काल रोकने का आदेश दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये आपका दोस्तों पॉलिटी का टॉपिक वाइज दोस्तों कंटेंट पूरी तरह से दिया जा रहा है आपको। आगे बढ़ेंगे। अब मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकारों का निलंबन। जब राष्ट्रपति देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके आधार पर, तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर करता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट, अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी कर निलंबित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हमारे अधिकार हैं यानी कि राइट्स हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21 है। अगला पॉइंट, इस प्रकार देश में आपातकाल स्थिति में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। पॉइंट है आपका मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक आपका यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब यहीं पे दोस्तों आप लोग एक छोटा सा दोस्तों आपका राइट है यानी कि अधिकार है आरटीआई, इसको भी कंप्लीट कीजिए। हालांकि दोस्तों ये मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो पॉइंट है आपका सूचना का अधिकार यानी कि राइट्स टू इंफॉर्मेशन। फैक्ट देखिएगा, भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2005 प्राप्त है जो संपूर्ण देश में 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। यद्यपि यह एक मौलिक अधिकार नहीं है परंतु इस अधिकार के उल्लंघन करने के क्रम में संदर्भित अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है और सूचना आयोग ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय निकाय का गठन इस अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से किया है। ये भी आप लोग क्लियर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक्स की ओर। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51 का में। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू। यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51 का में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। पहला पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 ए में है। नेक्स्ट पॉइंट, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान में उल्लिखित 11 मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं। चलिए इसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। सबसे पहला आपका मूल कर्तव्य है दोस्तों संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नेक्स्ट,
दूसरा मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा मूल कर्तव्य, देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता, सम्मान और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। छठवां मूल कर्तव्य आप लोग देखेंगे क्या है, तो हमारी सामाजिक यानी कि कंपोजिट संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मूल कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन हो गया, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। कॉन्सेप्चुअल भी यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आठवां मूल कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आगे बढ़िएगा। 10वां मूल कर्तव्य देखिए दोस्तों क्या है आपका, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां देखेंगे जो कि जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का उचित अवसर प्रदान करें। ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को। इसी तरह के वीडियोस के लिए बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक्स की ओर। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका सुपर टॉपिक। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। पहला पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था हो। ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। इनका लक्ष्य नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। ये राज्य को अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, देखिएगा पॉइंट हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान इस प्रकार, एक तरफ जितने भी दोस्तों आर्टिकल हैं वो दिए गए, दूसरी तरफ इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए आर्टिकल 36 यानी कि 36, जहां से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 37 की बात की जाए तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि डीपीएसपी को किसी भी न्यायालय द्वारा निष्पादित नहीं किया सकेगा, यानी कि लागू नहीं किया सकेगा। अनुच्छेद 38 की बात की जाए तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना तथा भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दोस्तों न्याय प्रदान करना। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अनुच्छेद 39, तो इसमें दोस्तों राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करे। डाकले आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 39 में है। या दोस्तों घुमा दिया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में किसका प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट, राज्य सभी को समान न्याय उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं प्रबंधन इस प्रकार करे जिससे वह सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके, और राज्य को निर्देश करता है कि वह धन को समान वितरण का प्रावधान करे जिससे समाजवादी संकल्पना को बल मिल सके। ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से हर चीजें दोस्तों एक्सप्लेन कर दी गई हैं। अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम पंचायत की स्थापना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों आर्टिकल 41 यानी 41 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि वह कुछ दशाओं में नागरिकों को कार्य, शिक्षा तथा जन सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 42 में दोस्तों इसके अंतर्गत राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करे और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 43 में बात की जाए, इसके अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि वह शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर का प्रावधान करे। नेक्स्ट,
अनुच्छेद 44 सुपर रहेगा। राज्य से अपेक्षा करता है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान करे। आपका सुपर कंटेंट यहाँ से दोस्तों निकलता है। आगे बढ़िएगा। अनुच्छेद 45 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 46 इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग को शिक्षित और आर्थिक अभिवृद्धि करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत दोस्तों राज्य का यह दायित्व है कि वह लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु उनके पोषाहार तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करे। अनुच्छेद 48 में प्रावधान है, इसके अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि वह कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन दे तथा गोवध को प्रतिषेध करे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 49 की बात की जाए तो इसमें प्रावधान है, इसके अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करे। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 में बात की जाए तो इसके अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित करे। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दोस्तों इसके अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयास करे। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। थोड़े से पॉइंट यहाँ से दोस्तों आपका और बनता है, अच्छे से कंप्लीट कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिएगा, नोट है हमारा। पहला पॉइंट, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ सकारात्मक कार्य करने की सलाह देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक शक्ति प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व असीमित है एवं इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और नीति निर्देशक तत्वों का निलंबन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक्स की ओर। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित प्रावधान। आपका सुपर टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट और कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट किसी भी फॉर्मेट से आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित प्रावधान। चलिए इस सीट को थोड़ा सा सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। एक तरफ दोस्तों भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं और संबंधित प्रावधान है पूरी तरह से दे दिया गया। दूसरी तरफ दोस्तों ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं ये भी मेंशन कर दिया गया है ताकि दोस्तों टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिएगा, बात की जाए भारतीय संविधान के भाग 1 की तो इसमें प्रावधान है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। दूसरा भारतीय संविधान का भाग 2 जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है और ये दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। भारतीय संविधान के भाग 3 की बात की जाए जिसमें प्रावधान है मूल अधिकार का और दोस्तों इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आता है। भारतीय संविधान का भाग 4 जिसमें प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, भाग 4A की बात की जाए जिसमें प्रावधान है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में है। भाग 5 जिसमें संघ आता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आता है। ध्यान रखेंगे, इंटरलिंक करके दोस्तों सारे कंटेंट पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। भाग 6 की बात की जाए जिसमें राज्य आता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7 जिसके अंतर्गत दोस्तों पहली अनुसूची के भाग ख के तहत दोस्तों जो राज्य के प्रावधान आते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के तहत निश्चित किया गया है। भाग 8 जिसमें संघ राज्य क्षेत्र आता है दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायतें आती हैं जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में है। भाग 9A में नगर पालिका आती है दोस्तों, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ता से लेकर ए तक आता है। डीपली आप लोग ध्यान रखेंगे। भाग 10 जिसमें अनुसूचित और जनजात क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 244 में आता है। भाग 11 जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान है, यह अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक आता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, भाग 12 की बात की जाए दोस्तों जिसमें प्रावधान है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 तक है। भाग 13 जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है दोस्तों, इसका प्रावधान अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आती हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक है।
भाग 14A जिसमें अधिकरण का प्रावधान है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के 323 का में आता है। भाग 15 में आपका निर्वाचन आता है दोस्तों, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक आता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों पॉइंट आपका भाग 17 जिसमें राजभाषा का प्रावधान है। इसका अनुच्छेद दोस्तों 343 से लेकर 351 तक इसका प्रावधान किया गया है। भाग 18 जिसमें उपपाद उपबंध का प्रावधान है। प्रावधान की बात की जाए तो 352 से 360 तक है। अनुच्छेद 19 जिसमें प्रकीर्ण है दोस्तों, इसका प्रावधान 361 से लेकर 367 तक है। भाग 20 में संविधान का संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। आर्टिकल की बात की जाए तो 368 में आता है। भाग 21 जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 369 से 392 तक आता है। लास्ट है भाग 22 जिसमें इसका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्राधिकरण पाठ और निर्माण आदि का प्रावधान किया गया है। और ये आर्टिकल की बात की जाए तो अनुच्छेद 393 से 95 तक आता है, ध्यान रखेंगे। पूरी तरह से यहाँ पे दोस्तों परफेक्ट दोस्तों टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अब हिस्ट्री के टॉपिक की ओर। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश जिसका शासनकाल था 1206 से 1290 तक की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा? दिल्ली सल्तनत। मिडुअल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट वहाँ कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे थे। पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट वहाँ कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश जिसका शासनकाल था 1206 से 1290 तक की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। पहला पॉइंट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्क आक्रमणों का परिणाम था। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिन पर आने वाले समय में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है। अब दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों जितने भी राजवंशों ने शासन किया आप लोग ईस्वी के साथ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। कंटिन्यू अलग अलग ट्रेंड से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस पर गुलाम वंश है जिन्होंने शासन किया 1206 से 1290 तक। फिर खिलजी वंश है जिन्होंने शासन किया 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश है जिन्होंने शासन किया 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश है जिन्होंने शासन किया 1451 से 1526 तक, ध्यान रखिएगा। अब इनके बीच में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट बनते हैं आप लोग क्रम से कंप्लीट करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले गुलाम वंश जिनका शासनकाल था 1206 से 1290 तक। फैक्ट देखिए, इस वंश के अधिकतर सुल्तान पूर्व में दास यानी कि गुलाम थे। इसी कारण से गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक राजवंश था। आगे, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका शासन 1206 से 1210 तक था, या मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी उदारता के कारण लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुबल इस्लाम जो कि दिल्ली में स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया। और 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई, ध्यान रखेंगे। अब इनके बाद में जो शासक आते हैं उनको आप लोग देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बात की जाए इल्तुतमिश की दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु आराम शाह अयोग्य शासक था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आक्रमण कर आराम शाह को पराजित कर दिया तथा दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अब इल्तुतमिश से जुड़े फैक्ट देखिए, तो इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक दल बनाया जिसे तुर्कानी चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जिसे इक्ता कहा गया। इसका प्रशासक इक्तादार होता था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अभी बहुत सारे कंटेंट दोस्तों इल्तुतमिश से निकलते हैं। वह दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया क्योंकि उसके सभी पुत्र अयोग्य थे। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक भारत पर शासन किया। रजिया ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर कुबा यानी कि कोट तथा कोला यानी कि टोपी धारण की। उसने भटिंडा के शासक अल्तुनिया से निकाह किया। अब आते हैं बलबन।
तो 1265 से 1287 इनका शासनकाल है। फैक्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किए। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, बलबन से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट। बलबन ने फारसी यानी कि ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा एवं पाबोस की प्रथा चलाई। इसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत की और बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। ये तीनों फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा राजवंश आता है दोस्तों इस पर, वो है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल था 1290 से 1320 तक। कंटेंट देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 तक था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किलोखरी में बनाई। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कर दी। अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े फैक्ट देखिए, तो अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति, ध्यान रखिएगा, था, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना था। और अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौस खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, तथा इन्होंने अपनी राजधानी दोस्तों यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को बनाया था। उसने सिकंदर या सानी की उपाधि धारण की, इसलिए उसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन निजामी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित की। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की सीधी भर्ती तथा नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की और उसने सैनिकों के लिए हुलिया तथा उनके घोड़ों के लिए डाक प्रथा की शुरुआत की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरा राजवंश यहाँ पे समाप्त होता है। तीसरा राजवंश आता है दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों, वो है तुगलक वंश। इससे जुड़े कंटेंट देखिए। शासनकाल चला तुगलक वंश का 1320 से 1413 तक। पहला पॉइंट, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था जिसका शासन 1320 से 1335 तक चला। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया तथा डाक व्यवस्था को संगठित किया। दीवाने अमीर को ही मोस्ट इंपोर्टेंट की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित की। किताबुल रेहला पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने की थी जो कि मोरक्को का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्लियर रहेंगे। दीवाने खैरान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी जो कि एक दान विभाग था। उसने एक दास विभाग दीवाने बंदरगाह की भी स्थापना की थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है और फिरोज शाह तुगलक वह प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़िए आगे, चौथा राजवंश आपका आता है दोस्तों सैयद वंश। फैक्ट देखिए, बात की जाए सैयद वंश तो 1414 से लेकर 1451 तक इसका शासन चला। पहला पॉइंट, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की जिसका शासनकाल 1414 से 1421 तक चला ने की थी। खिज्र खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। खिज्र खां के उत्तराधिकारी मुबारक शाह हो गए। मोहम्मद शाह, जलालुद्दीन, आलम शाह अयोग्य थे जिससे बहादुर लोदी को मौका मिला था, उसने लोदी वंश की स्थापना कर दी। ध्यान रखेंगे। तो पांचवा आपका आता है लोदी वंश, यानी कि लास्ट है आपका लोदी वंश जिसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। फैक्ट देखिए दोस्तों, लोदी वंश की स्थापना बहादुर लोदी ने की थी जिन्होंने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया और उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की, बार बार पूछाता है, तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कुतुब मीनार की भी मरम्मत करवाई थी। ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था जो कि 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक्स की ओर। हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरिहर प्रथम एवं बुक्कानी। हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा? विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का दोस्तों महत्वपूर्ण राजवंश। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट कंटेंट यहाँ से बनते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट और कंटेंट से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
करेक्ट आंसर होगा हरिहर प्रथम एवं बुक्कानी। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का आकार विस्तृत हो गया, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाएं असफल रहने पर सीमांत क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गया और नए स्वतंत्र राज्यों की उत्पत्ति हुई। इनमें विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य प्रमुख थे। आपकी बेसिक चीजें थी, ध्यान रखिएगा। अब विजयनगर साम्राज्य देखिए, जिसका शासनकाल 1336 से 1646 ईस्वी तक चला। पॉइंट देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्रों हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। इस साम्राज्य में 4 प्रमुख वंशों का शासन रहा। क्रम से आप लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आए दोस्तों संगम वंश, जिन्होंने शासन किया 1336 से 1485 तक। इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। फिर दोस्तों इस पर सलू वंश आए, जिन्होंने शासन किया 1485 से 1505 तक। दोस्तों इस वंश के संस्थापक नरसिंह सलू थे। फिर इस पर तुलु वंश आए, जिन्होंने शासन किया 1505 से 1570 तक। इस वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। और चौथा आया अराबिडू वंश, जिन्होंने शासन किया 1570 से 1646 तक। और दोस्तों इस वंश के संस्थापक तिरुमल्ल थे। ध्यान रखेंगे। ऐसे दोस्तों फैक्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डीपली क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चन फैक्ट दोस्तों कंटेंट निकलते हैं, आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट, विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय, जिसका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक चला, यह तुलु वंश का शासक था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। उसने हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया। अगला पॉइंट, देवराय प्रथम संगम वंश का प्रमुख शासक था। उसने शहर में पानी की कमी को दूर करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, जिससे नहर निकाली गई। नेक्स्ट, देवराय द्वितीय संगम वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था, जिसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली और समृद्ध हो गया। इसको इंद्र का अवतार माना जाता था। उसने महानाटक सुधा निधि की रचना की और बादरायण की ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी। पर्सिया का राजदूत अब्दुल रजाक दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में दरबार में आया था। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। जरूर ध्यान रखेंगे, जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे हर कंटेंट को। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है यहाँ से आपका, सदाशिव राय के शासनकाल में 1665 ईस्वी में तालीकोटा या बन्नीहट्टी की लड़ाई हुई, जिसमें विजयनगर की हार हुई और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जितने भी दोस्तों विदेशी यात्री थे, मोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ से बनेंगे। क्रम से आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, सबसे पहले यात्रियों के नाम दिए गए, देश जहां से आए थे, समय और किनके शासनकाल में आए थे। तो बात की जाए निकोलो काउंटी की, जो कि इटली का निवासी था। 1420 ईस्वी में दोस्तों ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रजाक ये फारस का रहने वाला था, जो कि 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनिस दोस्तों ये पुर्तगाल का निवासी था, जो कि 1450 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस ये पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के दरबार में भारत आया था। और बारबोसा दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि 1515 से 16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा दोस्तों जो आपका राजवंश दक्षिण भारत का जुड़ जाता है, वो बहमनी साम्राज्य है। दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करके चलते हैं, तो दक्षिण भारत के राजवंश से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। देखिएगा, बात की जाए बहमनी साम्राज्य की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर रहेंगे। वह अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सत्तासीन हुआ। नेक्स्ट, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की तथा बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। नेक्स्ट, मोहम्मद तृतीय ने महमूद गमा को ख्वाजा जहां की उपाधि दी तथा उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह बहमनी राज्य का योग्यतम प्रधानमंत्री था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह था एवं उसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। चलिए इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। देखिएगा, इन 5 राजवंशों की बात की जाए दोस्तों, जहां पे बट गए, सबसे पहले राज्य के नाम दिए गए वंश,
संस्थापक के नाम भी दे दिया गया, वर्ष भी दे दिया गया है। बात की जाए बीजापुर की दोस्तों, ये आदिल शाही वंश से संबंधित था। इनके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे और इसकी स्थापना 1489 में की गई थी। अहमदनगर की बात की जाए दोस्तों, ये निजाम शाही वंश से संबंधित है। संस्थापक मलिक अहमद थे। 1490 में इसकी स्थापना की गई थी। बरार दोस्तों, ये हमाद शाही वंश से संबंधित है। फतेहुल्लाह हिमादत शाही इस वंश के संस्थापक थे। 1490 में इसकी स्थापना हुई। गोलकुंडा की बात की जाए, ये कुतुब शाही वंश से संबंधित है दोस्तों। इनके संस्थापक कुली कुतुब शाह है। 1512 में इसकी स्थापना की गई। लास्ट है आपका दोस्तों बीदर, जो कि बरीद शाही वंश से संबंधित है। अमीर अली बरीद इस वंश के संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1526 में हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे हम विराम देना चाहेंगे, और भी कंटेंट अगर ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।